गुड इवनिंग इरविन, लेट्स स्टार्ट। तो कल भाई हमने हमारा बिजनेस स्टडी स्टार्ट किया था। हमने देखा था दो बुक्स हैं, बुक 1 एंड बुक 2। ठीक है, हमने स्टार्ट किया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिजनेस के होते देखा था। ठीक है, फाइनेंशियल वर्ड से क्या मतलब था? फंड्स। और मैनेजमेंट की डेफिनेशन किसी को याद? इट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड इफेक्टिवली मतलब एफिशिएंटली मतलब लेस कॉस्ट पे। करेक्ट। लॉजिकली फंड्स का मैनेजमेंट याद आया क्या? फिर हमने देखा था बिजनेस की सक्सेस डिपेंड करती है हाउ वेल द फाइनेंस इज इन्वेस्टेड इन एसेट्स, एसेट्स लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड ऑपरेशंस प्रोसेस। हमने डोमिनोज मैकडोनल्ड्स वाली बात कही थी, फिर रिमेंबर। एंड हाउ टाइमली एंड चीपली। टाइमली क्यों? मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि भाई मुझे पैसा भी चाहिए, फिर अविशी ने मुझे 6 महीने बाद ला के पैसे दिया था, तो तब तक तो बिजनेस ही नहीं बचा। मैंने ट्रस्ट वाला एग्जांपल भी दिया था आपको, करेक्ट क्या? चीपली, चीपली बोले तो एट लेस कॉस्ट is arranged from within the business or from within मतलब owners funds, और outside the business बोले तो borrowed funds। ठीक है, ओनर फंड्स का एग्जांपल इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन अर्निंग्स। बोरोड फंड्स का एग्जांपल कोई देगा? चलो एक तो मैं देता हूं, लोन, बैंक से लोन वगैरह, डिबेंचर्स, वेरी गुड, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लिया, और वेरी गुड, आईसीडी, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, और कमर्शियल बैंक्स वगैरह। ये आ गया लोन उसमें। अरे बोल बोल। एडीआर, जीडीआर, ठीक है ठीक है। पब्लिक डिपॉजिट्स, ठीक है। चलिए आ जाओ। अब आया अगला टॉपिक, मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस। मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस तो बिजनेस हमने कल ही देख लिया था क्या होता है। इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज डन ऑन अ रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट एंड इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, फाइनेंस क्या होता है? मनी। बिजनेस फाइनेंस क्या होता है? मनी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटीज। मनी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटीज इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस। फाइनेंस इज ऑल्सो कॉल्ड लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। फाइनेंस को क्या कहते हैं? और लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। क्यों भाई? जैसे कि हमारे शरीर में अगर खून रुक गया तो हम भी रुक जाएंगे, अरे हाँ कि ना? सिमिलरली बिजनेस के अंदर अगर फाइनेंस रुक गया, पैसा आना रुक गया, तो बिजनेस भी रुक जाएगा। करेक्ट क्या? रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे हाँ कि ना? आप कोविड का एग्जांपल ले लो। भाई कोविड में बहुत सारे बिजनेस क्यों बंद हुए या बिजनेस लॉस में क्यों गए? क्योंकि पैसा आना बंद हो गया था। पैसा आना बंद हो गया तो बिजनेस चल ही नहीं सकता। इसलिए बिजनेस फाइनेंस क्या है? मनी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटीज। चलिए अब मेरे को आप बताइएगा, मनी बोल लूं या फिर फाइनेंस बोल लूं, इसके क्या क्या यूजेज है? मतलब बिजनेस में कहां कहां पैसे की रिक्वायरमेंट है आपके हिसाब से? ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, ठीक है। ग्रोथ के अंदर दो चीज होती है, एक होता है एक्सपेंशन, एक होता है सेम सेम की डिफरेंट। सवाल समझा कि भाई एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन दोनों सेम सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है। कोई बताएगा कैसे? अरे एक जना वैसे रेज हैंड करो और समझाओ। वेरी गुड भाई, एक्सपेंशन इज ऑलवेज इन सेम लाइन,
मतलब ऐसे कि एएस इंस्टीट्यूट की एक ब्रांच है, एएस इंस्टीट्यूट ने एक ब्रांच किशनगढ़ में खोली, एएस इंस्टीट्यूट ने एक ब्रांच ब्यावर में खोली, या अजमेर साउथ में खोली। आर गेटिंग इट? दिस इज नोन एज एक्सपेंशन। ना व्हाट इज डाइवर्सिफिकेशन? कि हमने डिफरेंट लाइन में खोली, मतलब मान लो एएस इंस्टीट्यूट ने गोवा में एक ब्रांच डाली और उधर ऊपर क्लब खोल दिया, अरे यहाँ की ना एएसआई क्लब, जो टेस्ट देगा उसको ही एंट्री। अरे अरे गेटिंग इट? अब जो क्लब है और जो कोचिंग का बिजनेस है वो सेम नहीं, डिफरेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डाइवर्सिफिकेशन। गेटिंग इट? जैसे रिलायंस का एग्जांपल लो, रिलायंस का मेन काम था सबसे पहले कपड़े का, फिर ऑयल पर आए, तो ऑयल पर आए तो वो एक्सपेंशन हुआ डाइवर्सिफिकेशन हुआ? डाइवर्सिफिकेशन हुआ ना। उसके बाद बहुत सारे बिजनेस हो गए, अब तो जियो का बिजनेस हुआ, ये सब क्या है? तो डाइवर्सिफाई करते गए। ठीक है, तो भाई ऑब्वियस बात है एक्सपेंशन के लिए पैसा चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी पैसा चाहिए। चलिए और हाँ जी, और किस किस के लिए पैसा चाहिए बिजनेस में? सोचो सोचो। वर्किंग कैपिटल के लिए, चलिए ठीक है, वेरी गुड। फॉर वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल बोले तो रोज के खर्चे, डे टू, भाई रोज के लिए तो पैसा चाहिए ना, जैसे कि सैलरी, वेजेस, इंटरेस्ट, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये सब। हाँ कि ना? चलिए और सोचो सोचो। फॉर फिक्स कैपिटल, अब फिक्स कैपिटल में दोनों तरह के एसेट्स आ जाएंगे, टेंजिबल और टेंजिबल, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह ये सब। अरे हाँ कि ना? अच्छा इंटेंजिबल बोले तो, अच्छा व्हाट इज इंटेंजिबल एसेट्स? विच कैन बी सीन बट कैन बी फेल्ट, जैसे गुडविल, आपके अकाउंट्स में गुडविल है इस बार, पता है आपको? गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब ठीक है। और सर्वाइवल के लिए ठीक है। और मॉडर्नाइजेशन, व्हाट इज मॉडर्नाइजेशन? क्या? ठीक है, और मॉडर्नाइजेशन क्या होता है? अपग्रेड करना, रेनोवेशन। जैसे आप उसका समझो, क्या कहते हैं, रेस्टोरेंट्स का एग्जांपल लो, रेस्टोरेंट्स कीप ऑन रेनोवेट करते रहते हैं। जैसे आप मैंगो मसाला का एग्जांपल लो, मैंगो मसाला 2-3 साल पहले पूरा रेनोवेट हुआ, अभी वो हो रहा है रेनोवेट, रसोई हो रहा है, वेरी गुड, मैं वही दे रहा था, रसोई हो रहा था, नीचे गंगौर हुआ है अभी, और हैवमोर भी हुआ, हैवमोर बिकेम हॉको किचन। अरे हाँ की ना? तो दिस इज व्हाट, ये सब हुआ तो पैसा लगा ना मॉडर्नाइजेशन होने में। जैसे इधर एक स्कूल है जिसमें हर रूम में एसी है, एमपीएस शायद है ना, तो अभी जो आता है वो मॉडर्नाइज हुए तो पैसा लगा। अरे गेटिंग इट क्या? हाँ भाई, सोचो। चलिए, अरे समझा क्या? तो भाई मॉडर्नाइजेशन के लिए
भी पैसा चाहिए। अब चलो अपना एएस का एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई पहले हम पढ़ाते थे तो ये देखो इसके पीछे व्हाइट बोर्ड है, दिख रहा है, तो व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते थे, करेक्ट। फिर ये प्रोजेक्टर लगा, ये लगा, तो मॉडर्नाइजेशन हुआ ना, टैब है तो पैसा लगा क्या, अरे लगा ना। तो भाई मॉडर्नाइजेशन के लिए भी पैसा चाहिए। तो देखिए, मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस। टू स्टैब्लिश अ बिजनेस, बिजनेस बनाने के लिए भी पैसा चाहिए, उसको रन करने के लिए मॉडर्नाइज, एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन। बेटा एक्सपेंशन बोले तो सेम लाइन, डाइवर्सिफिकेशन बोले तो डिफरेंट लाइन। इसके लिए इधर लिख देना फिक्स कैपिटल सेकंड पॉइंट के इधर, और थर्ड पॉइंट के इधर लिख देना वर्किंग कैपिटल। Variety of assets and which may be tangible like machinery, factory, building, office, or intangible such as trademark, patent, technical expertise. What is trademark? करेक्ट भाई, ब्रांड नेम होता है, ये भी हम पढ़ेंगे, ये हमारे मार्केटिंग में ब्रांड या ब्रांड नेम होता है या सिंबल होता है, तो उसको जब मैंने अपने नाम पे रजिस्टर करा दिया तो इट बिकम्स माय ट्रेडमार्क। कोई और उसको यूज नहीं कर सकता, फिर उसको कोई और यूज नहीं कर सकता। अरे गेटिंग इट क्या, ये सेकंड पॉइंट इज central to running the day-to-day operations like buying material, paying bills, cash at every stage of life. That's why availability of adequate finance is thus very crucial for survival and growth. Adequate finance मतलब जितना चाहिए उतना होना चाहिए। समझिए, मान लो 100 खोखा चाहिए था, अगर आप 60 करोड़ लेके आए तो ये अच्छी बात है क्या, नहीं। 40 करोड़ कम है तो काम ढंग से नहीं होगा। मान लो आप 150 करोड़ लेके आ गए, 100 करोड़ ही चाहिए थे, 150 करोड़ लेके आ गए, क्या ये अच्छी बात है क्या? एक मिनट सोचना, मैंने क्या बोला, 100 करोड़ चाहिए थे आपको, 150 करोड़ मिल गए, 50 करोड़ ज्यादा मिल गए, ये अच्छी बात है या खराब बात है? समझ गए सवाल? 5 सेकंड का समय आपके लिए। ठीक, हाँ अच्छी बात है वाले, अंशिका, भाविका और हर्षल, आशिका, सॉरी सॉरी, बाकी सब खराब बात है या कोई बात ही नहीं? अरे बताओ तो सही, खराब बात। अब क्यों खराब बात है, इसका रीजन समझो। भाई 150 करोड़ का पैसा लेके आए, ऑब्वियस बात है खुद से नहीं लाएंगे, बाहर से भी लाएंगे। सपोज करो ये जो मैं पैसा लेके आया 150 करोड़, ये मैं लोन पर लेके आया 10%, मतलब 10% का ब्याज इस पे चालू है। अरे हाँ कि ना, अब मेरे पास 150 करोड़ आ गया तो मैं 150 करोड़ लगाऊंगा तो ना, लगाऊंगा तो अभी भी कितना, 100 करोड़ ही, और ये 50 करोड़ क्या पड़ा है, ऐसी फालतू पड़ा है, इसको हम बोलते हैं, जो ऐसी एक्स्ट्रा पड़ा है इसको हम बोलते हैं आइडल फाइनेंस। बेटा आइडल फाइनेंस, बेटा आपकी दिमाग जैसा यूज ही नहीं हो रहा है। अरे गेटिंग इट? अब एक बात समझो, ये 100 करोड़ को आपने कहीं इन्वेस्ट भी कर दिया तो यहां से रिटर्न तो आ रहा है, और यहां से भी मीटर तो चालू है 10% ब्याज का, जिसको हम कहते हैं कॉस्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ डेप। क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ डेप। वो 10% क्या है, मेरी कॉस्ट ऑफ डेप, लोन जो लेके आया। तो यहाँ 100 करोड़ को मैंने लगा भी दिया, इससे कुछ कमा भी रहा हूं, और इधर का मीटर भी चालू है। ये जो 50 करोड़ है, इससे कुछ रिटर्न आ रहा है क्या? ये तो ऐसे ही पड़ा है, तो इससे कुछ रिटर्न नहीं आ रहा। ए पर इसका मीटर चालू है क्या? मीटर तो चालू है ना, कॉस्ट ऑफ डेथ तो चालू। भाई ऐसा है, मान लो मैं पैसे लेके आया ग्रंथ से, मैंने ग्रंथ 150 करोड़, फिर ग्रंथ ऐसा बोलेगा सर आपने लगाए तो 100 करोड़ ही, 50 करोड़ तो आपने लगाया नहीं, एक काम करो 50 करोड़ का ब्याज मत दो। ऐसा होगा क्या? देखो ग्रंथ को, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा ना। अरे हाँ कि ना। तो भाई इसीलिए क्या बोला, ये जो आइडल फाइनेंस है ये भी अच्छी बात, क्योंकि उस आइडल फाइनेंस ऐसे ही पड़ा है, मतलब साल का 10% क्या हो गया 50 करोड़ पर, 5 करोड़, 5 करोड़ हो गया इंटरेस्ट, वो तो चालू है, लेकिन 50 करोड़ को कहीं इन्वेस्ट नहीं किया। फ्यूचर में आएगा, लेकिन जब तक काम नहीं आएगा तब तक तो खर्चा तो बिना बात का ही है। ऐसे समझो मैंने आपको 1 लाख रुपए दिए, अपन 50-100 करोड़ पे नहीं चलते, मैंने आपको 1 लाख रुपए दिए, मैंने बोला भाई आपको 1 लाख रुपए दे दिए, मुझे साल भर का ब्याज देते रहना। अब मान लो आपने 1 साल बाद 1 लाख कहीं लगाए, लेकिन 1 साल तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ा ना बिना बात, आपने कुछ कमाया ही नहीं लेकिन खर्चा हो गया। इसलिए आइडियल फाइनेंस इज
नॉट अ गुड थिंग। समझा क्या? चलो अब आ जाओ, अगली बात आई क्या, एक और अगली बात क्या आई, सर्वाइवल। और सर्वाइवल ये आपने 11th में पढ़ा है, ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस के अंदर सर्वाइवल। हाँ, जीपीएस, जीपीएस, हाँ करेक्ट सर, इतना कमा लेना कि कॉस्ट कवर हो जाए तो क्या कहेंगे, क्या हो गया, सर्वाइवल। मतलब मान लो मेरे महीने के 50,000 के खर्चे हैं, अगर मैंने 50,000 कमा लिया तो मैंने क्या कर लिया, सर्वाइवल। भाई बताओ, जेब से पैसा नहीं लग रहा ना, व्हाट इज सर्वाइवल, लिख लो उधर, अर्निंग इतना कमाना कि हमारी कॉस्ट कवर हो जाए, रेवेन्यू इज इक्वल्स टू कॉस्ट। अच्छा ये हमारे बुक 1 के अंदर है सर्वाइवल। अरे हाँ कि ना। अच्छा जैसे कोविड हुआ था, उसको जानते हैं हम, जैकमा, नाम सुना है जैकमा का? अली, करेक्ट, अली बाबा का जो ओनर है जैकमा, उसने क्या बोला था जब कोविड स्टार्ट हुआ था कि इस साल आपका मेन ऑब्जेक्टिव शुड नॉट बी प्रॉफिट, आपका मेन ऑब्जेक्टिव शुड बी सर्वाइवल, कि सर्वाइव कर लिया तो इट इज प्रॉफिट इस साल का, क्या बिजनेस आपका बंद नहीं हुआ। अरे समझा क्या? हर ऑर्गेनाइजेशन का सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सर्वाइवल, क्योंकि ये करेंगे तभी आगे जाएंगे। अरे हाँ कि ना, अगर यही नहीं हुआ तो आपका बिजनेस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। भाई आपने सुना होगा ना, ब्रेक इवन ही नहीं होता इसलिए तो बंद हो जाते हैं, रोज नए बिजनेस स्टार्ट होते हैं, पर रोज नए बिजनेस बंद क्यों होते हैं, क्योंकि वो सर्वाइवल ही नहीं कर पाते। अरे समझा सबको? चल अब आ जाओ सॉरी अब आ जाइए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन आ चुकी है, वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद management of flow of funds and involves decision relating to procurement of funds, investment in long term and short term, and distribution of earning to the owners। तो देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है, concerned with concerned with management of concerned with management of flow of funds। फ्लो ऑफ फंड्स मतलब पैसा, पैसे को संभालना, ठीक है क्या, एक तो ये चीज है। और ऑब्वियस बात है पैसा तो आना ही था, क्योंकि हमने कल भी पढ़ा था फाइनेंशियल मतलब फंड्स, एंड इन्वॉल्व्स डिसीजंस, इन्वॉल्व्स डिसीजंस, कितने डिसीजन है, 3, देखो लिखा है ना, इन्वॉल्व्स डिसीजंस रिलेटिंग टू, सबसे पहला डिसीजन प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, डिसीजन 1। सेकंड डिसीजन इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स, इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म एसेट्स। और तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग्स टू द ओनर्स। ये जो हम पढ़ रहे हैं इसी पर हमारा पूरा चैप्टर है, और आगे की जो सारी चीजें हैं वो इसी पर है, समझिए। डेफिनेशन क्या है सर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ फंड्स, इन्वॉल्व्स डिसीजन रिलेटिंग टू, कितने डिसीजन है, 3। पहला डिसीजन प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, फिर इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म एसेट्स, एंड तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग टू द ओनर्स। अब समझते हैं, बड़ा ये तो समझ आ गया होगा कि पैसे को संभालना, पैसा आना जाना उसको संभालना, फिर क्या करना है, डिसीजन लेना है। इन तीनों चीजों पर हमारा पूरा चैप्टर है, पूरा इन तीनों चीजों पर क्या हमारा है, पूरा चैप्टर है। चलिए सबसे पहला है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। बेटा प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स का मतलब क्या है, लॉजिकली मैं बोलूं तो पैसा कहां से आएगा। सबसे पहला डिसीजन क्या है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स,
इसका मतलब है पैसा कहां से आएगा। इस डिसीजन को हम बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। क्या बोलते हैं? फाइनेंसिंग डिसीजन, कि पैसा कहां से आएगा। मैं अगर आपको पिक्चर देख के समझाऊं तो इसका मतलब है माल किधर है, अरे समझा क्या? गेटिंग इट क्या? पिक्चर देखिए क्या, कौन सी पिक्चर है? फिर हेरा फेरी। ठीक है क्या? क्यों पिक्चर ली? क्योंकि वहां पर भी पैसे का ही काम करते हैं, वो इधर उधर ही करते हैं, तो यहाँ पर भी पैसे का इधर उधर है। सेकंड क्या है सर? पैसा आ गया, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स हो गया। सेकंड स्टेप इज ये डिसाइड करना इस पैसे को लगाना किधर है। इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म एसेट्स, की पैसा आ तो गया है पैसे को लगाना का है। इस डिसीजन को हम कहते हैं, इस डिसीजन को हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दैट इज प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, पैसा आ गया, फिर पैसे को लगाना का है, उस डिसीजन को क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। मतलब पैसे को ऐसे लगाना है जिससे क्या हो? बढ़े, पैसा ही पैसा हो। क्या हो? पैसा ही। अरे समझा क्या? अरे गेटिंग इट क्या? समझा समझा समझा। अरे बोलो ना, ये कौन सी पिक्चर का है? फिर हेरा फेरी। ठीक है चलिए, अब देखो पैसा आ गया, पैसा लगा दिया, पैसा आ गया, पैसा लगा दिया, तो कुछ कमाया होगा, कुछ कमाया होगा, उस कमाई का ही क्या करना है? दैट इज और थर्ड डिसीजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग टू द ओनर्स। यही हमारा क्या है? थर्ड डिसीजन। अच्छा, कंपनी के ओनर्स कौन होते हैं? कंपनी के पॉइंट से शेयर होल्डर। शेयर होल्डर को रिटर्न में क्या मिलता है? डिविडेंड। इसलिए थर्ड डिसीजन का नाम क्या है? डिविडेंड डिसीजन। इसलिए थर्ड डिसीजन का क्या नाम है? डिविडेंड डिसीजन। अरे हाँ की ना समझा क्या? क्या बोला? कंसर्न विद मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ फंड्स इन्वॉल्व्स डिसीजन रिलेटिंग टू प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, इन्वेस्टमेंट इन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग टू द ओनर्स। अरे गेटिंग इट क्या? पैसा कहाँ है? पैसा लगा दिया, कमाई हो गई, तो क्या करिएगा इतनी धनराशि का? दैट इज, दैट इज डिविडेंड डिसीजन। अरे गेटिंग इट क्या? क्या कीजिएगा इतनी धनराशि का? 7 करोड़। अरे समझा क्या? अरे बोलो ना। इन शॉर्ट कौन से डिसीजन है? 3, एफ डी आई, एफ डी और आई। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड दिस इज डिविडेंड डिसीजन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कितने डिसीजन है? 3, एफ डी आई। मेमोरी टेक्निक क्या है? मेमोरी टेक्निक क्या है? एफ डी आई। अच्छा, जो मेरे से पहले नहीं पढ़े उनको समझाता हूँ। एमटी का मतलब है मेमोरी टेक्निक, और आगे हमने एब्रीविएशन में हम पूरे 12th की बीएस में ऐसा करेंगे। 12th की बीएस हुआ, इंडियन इकोनॉमी हुआ, सब जगह ही करेंगे जल्दी से What is financial management? So financial management is concerned with management of flow of funds, involves decision relating to procurement of funds, investment in long term and short term asset, distribution of earning to the owners procurement of funds मतलब फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मतलब इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग टू द ओनर्स मतलब डिविडेंड। कौन सा डिसीजन? डिविडेंड डिसीजन। ठीक है क्या? तो बोले तो पैसा कहाँ है? पैसा कहाँ लगाना है? कमाई का क्या करना है? माल किधर है? पैसा ही पैसा होगा, क्या कीजिएगा इतनी धनराशि का? अरे समझा। अब सब लोग बिना देखे एक बार डेफिनेशन बोलेंगे।
इधर देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विथ मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ फंड्स, इन्वॉल्व डिसीजन रिलेटिंग टू कितने डिसीजन, तीन, एफ डी आई, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग टू द ओनर्स। गेटिंग इट? और बेटा देखो बिल्कुल सीक्वेंस में डेफिनेशन, सबसे पहले पैसा लाना है, फिर उसको लगाना है, कमा लिया तो क्या करना है, यही क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब आपको लगा ये तो छोटी सी बात है, बड़ा पैसा कैसे लाना है बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ दोस्त से 100 रुपए 200 रुपए तो ना मांग रहे हैं। तुम खुद के लेवल पे समझो, तुम्हारे को बर्थडे आ रहा है या कुछ ऐसे किसी को गिफ्ट करना है, तुम्हें 1000 2000 5000 रुपए चाहिए, उसमें इतनी प्लानिंग लग जाती है कि घर पे ना पता चले, घर पे क्या बताएं, अरे हाँ कि ना, तुम्हारा मैनेजमेंट वहां चल जाता है। गेटिंग इट? आप समझो ये कंपनी है, तो कंपनी को 1000 करोड़ 5000 करोड़ इतने रुपया चाहिए, तो कितना भयंकर प्लानिंग लगेगा। अरे हाँ कि ना, फिर पैसा लगाना का है, क्योंकि अब 5000 करोड़ है, तो भाई वो ऐसा तो है नहीं कि 5000 करोड़ गलत लग जगह लगा दिए तो कोई बचेंगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। भाई साहब अगर पैसा गलत जगह लग गया तो विजय माल्या नहीं, अनिल अंबानी बेस्ट एग्जांपल समझिए। दो भाई हैं, पता होगा आपको, मुकेश भाई और अनिल भाई, पता है? रिलायंस, भाई रिलायंस के वैसे ओनर कौन थे? धीरूभाई अंबानी थे, ठीक है। धीरूभाई अंबानी की डेथ हो गई, उन्होंने विल नहीं लिखी थी कि मुकेश भाई को ये जाएगा, अनिल भाई को ये जाएगा। जैसे हुई तो दोनों भाइयों में लड़ाइयाँ हुई, अनिल भाई ने आगे होकर, छोटे भाई थे तो मम्मी ने उनको प्रेफरेंस दी, तो उन्होंने ज्यादा अच्छी कंपनीज ली है, ये सब ली, पर उन्होंने राइट टाइम पे चीजें इन्वेस्ट, आज वो दिवालिया हो चुके हैं, और मुकेश भाई तो कहीं पहुंच चुके हैं। अरे गेटिंग इट? तो दिस इज व्हाट, कि पैसा होने से कुछ दिक्कत नहीं है, पैसे को सही जगह इन्वेस्ट भी करने, फिर इन्वेस्ट कर लिया तो आपको फिर तीसरा सोचना पड़ेगा कि जो कमाया है इसका क्या करना है। दैट इज व्हाट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग टू द ओनर्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ, involves is relating to procurement of funds, investment in long term short term, distribution of earning to the own। समझा क्या सबको? चलो अब क्या बोला, all finance comes at some cost, it is quite imperative that it needs to be carefully managed। बड़ा imperative मतलब important, कि हर जो पैसा आ रहा है उसका कुछ कॉस्ट है, तो ये देखना जरूरी है कि वो ढंग से आ रहा है। मतलब ऐसे नहीं पैसा आ रहा है तो ऐसे ही ले लो, बड़ा ब्याज ज्यादा हो गया तो ऐसी तैसी हो जाएगी। सोर्स मतलब पैसा कहां से आ रहा है, दो सोर्स लिए, ओनर्स एंड बोरो। ओनर्स में जनरली इक्विटी शेयर्स, तो भाई इक्विटी शेयर्स की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उनकी रिस्क होती ही नहीं है। मतलब रिस्क ही नहीं होती। इफ यू रिमेंबर, इक्विटी शेयर्स आर आल्सो कॉल्ड रेसिडुअल ओनर्स ऑफ द कंपनी, मतलब सबको खर्चा दे दिया, उसके बाद अगर कुछ बचा तो इनको मिलेगा। अरे गेटिंग इट क्या? तो इनको कुछ पेमेंट करना कंपलसरी नहीं है, तो इनकी कोई रिस्क नहीं है ना कंपनी के पॉइंट से, लेकिन इनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। अब जो उधार है, लोन, इनकी कॉस्ट कम होती है, लेकिन इनकी रिस्क बहुत हाई होती है। अरे समझा क्या क्या बोला? सर ये जो ओनर्स फंड है इनकी कॉस्ट बहुत हाई है, लेकिन इनकी रिस्क बहुत कम है। अरे हाँ कि ना? लेकिन जो बोरोड फंड्स है उनकी कॉस्ट बहुत कम है, लेकिन इनका रिस्क बेटा बहुत ज्यादा है। अरे हाँ कि ना? तो अब इससे एक बात समझ आई, सर मैं केवल बोरोड से भी नहीं पैसा ले सकता चीप की वजह से, क्यों? क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। सर केवल ओनर्स फंड्स भी नहीं ले सकता, कॉस्ट बहुत ज्यादा जाएगी, तो इसलिए मुझे क्या लेना पड़ेगा? मिक्स, एक कॉम्बिनेशन लेना पड़े। ये तुम भी तो ऐसे ही करते ना, मैं तब छोटा था मैं ऐसे करता था, पापा से थोड़े ले लिए, मम्मी से थोड़ा ले लिए, पापा को नहीं बताया मम्मी से लिए, मम्मी को नहीं बताया पापा से लिए। पर प्लानिंग करनी पड़ती है, दोनों की बातचीत हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। अरे समझा क्या? ग्रंथ बोल रहा है, हाँ सर मैं यही करता हूँ। अरे गेटिंग इट क्या? तो अब आर यू गेटिंग इट? क्यों?
क्योंकि सारा पैसा मम्मी से ले लिया बहुत सारा, तो मम्मी डाउट करने लग जाएगी इतना क्यों चाहिए। सारा पैसा पापा से ले लिया तो पापा बोलेंगे, पापा हिसाब मांग लेंगे, पहले भी तो दिया था वो कहाँ गया। तो दोनों जगह कॉस्ट रिस्क बहुत है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक कॉम्बिनेशन। तो इसीलिए क्या बोला, फाइनेंस आ तो रहा है लेकिन उसको ढंग से देखना पड़ेगा, उसको इवेल्युएट करना पड़ेगा कि भाई महंगा तो नहीं ले रहे, रिस्क तो ज्यादा नहीं। ये लिख लो एक बार। क्या क्या हो गया स्कूल में, 3 चैप्टर हो गए बिजनेस एनवायरनमेंट तक, बिजनेस एनवायरनमेंट भी हो गया। चलिए फिर अब देखिए, फैन देर आर, ये जो मैंने नीचे जगह छोड़ी है ना, यहाँ पे आपको 2 चीजें लिखनी है। अगर कुछ लिख चुके थे तो कोई बात नहीं, नहीं लिखे थे तो रजिस्टर में लिख चुके तो रजिस्टर में लिख देना। क्या बोला, देर आर न्यूमरस स्ट्रिंग्स, देर आर 2 एस्पेक्ट्स ऑफ ऑप्टिमल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, 2 एस्पेक्ट्स हैं, 2 पहलू हैं। वन इज ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट, अनदर इज ऑप्टिमल यूजेज। अब ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट का क्या मतलब है, इवेल्युएटिंग डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। मेरे को लिखने तो पूरा, फिर खुद लिखना, सुनो अभी फिर इधर उधर जगह हो जाएगी। क्या बोला, सबसे पहले क्या बोला, देयर आर 2 एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 2 चीजें करनी है। एक तो क्या करना है, ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट, और दूसरा क्या करना है, ऑप्टिमल यूजेज। ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट, ऑप्टिमल क्या होता है, बेस्ट। प्रोक्योरमेंट मतलब लेके आना, मतलब बेस्ट पैसा लेके आना है। अब बेस्ट पैसा लेके आने के लिए क्या करेंगे, स्टेप 1, वी विल इवेल्युएट डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। भाई अगर सपोज करिए तुम फोन वगैरह खरीदते हो, फोन वोन खरीदा है कभी, मतलब खुद की मर्जी से तो खरीदा होगा, तो आई होप आपने ये किया होगा कि गूगल गूगल पे गए होंगे, 3-4 फोन के अंदर कंपैरिजन किया होगा कि भाई एक बजट डाला होगा, इतना बजट है, पापा मम्मी ने बोला भाई यहाँ तक का दिलाएंगे तेरे को, फिर उसमें हमने कंपेयर किया होगा कि भाई इसका ऐसा कैमरा, इसका ऐसा प्रोसेसर, इसका ये सब, अगर किया हो तो। ये नहीं किया हो तो जैसे अभी संभविनी ने स्कूटी ली है, तो स्कूटी लेने से पहले ऐसा तो ना होगा सीधा ये ले ली होगी, सीधा ले ली थी कि ऐसा तो नहीं ना, 3-4 कंपनीज में कंपैरिजन किया होगा, बैटरी लियो, ईवी लियो, पेट्रोल वाली लियो, जो भी लियो, लेकिन सब में क्या किया होगा, 3-4 में ऑप्शन कंपेयर करते हैं ना। अरे हाँ की ना। तो दिस इज दैट ओनली, कि यहाँ पर भी हम पैसा लाने से पहले क्या कर रहे हैं, जो डिफरेंट सोर्सेज है उनको क्या कर रहे हैं, इवेल्युएट कर रहे हैं कि कौन से सोर्सेज है। जैसे ऊपर मैंने लिखा ओनर्स और बोरोड, ओनर्स में भी ऑप्शन आ जाएंगे, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, बोरोड में ऑप्शन आ जाएंगे, डिबेंचर, लोन, पब्लिक डिपॉजिट, क्या। फिर उन सबको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे किसके टर्म्स में, इवेल्युएटिंग डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड सेलेक्टिंग द सोर्स विथ लीस्ट कॉस्ट एंड रिस्क। मतलब पैसा ले तो इवेल्युएट तो कर लिया, फिर क्या करेंगे, उस पैसे को सेलेक्ट करेंगे जिसकी कॉस्ट भी कम है और रिस्क भी लॉजिकली सस्ता सुंदर टिकाऊ टाइप्स। भाई हमें ऐसे ही तो कॉम्बिनेशन बनाना है कि कॉस्ट भी कम रहे और रिस्क भी, इसलिए तो थोड़ा ओनर्स लेंगे, थोड़ा बोरोड लेंगे। अरे हाँ कि ना। अब पैसा आ गया उससे मतलब है क्या, भाई डिसीजन क्या था,
पैसा लाना भी है, पैसे को सही जगह लगाना भी है। सेकंड ऑप्शन क्या है यहाँ पर, ऑप्टिमल यूजेज। ऑप्टिमल यूजेज, बट ऑप्टिमल यूजेज का मतलब पैसा जो आया है उसको सही जगह लगाना है। सही जगह का मतलब है टू इन्वेस्ट इनटू profitable channels, to invest into profitable channels so that ROI is more than COD. ROI is more than COD, but ROI मतलब return on investment, COD मतलब कॉस्ट ऑफ डेप्थ। अभी समझाता हूँ 1 मिनट में क्या है। 1 मिनट समझिए, क्या करना है, पैसे को लाना है, इवेल्युएट करना है बेस्ट कॉस्ट कम और बेस्ट रिस्क से, फिर पैसा आने के बाद उसको इन्वेस्ट करना है, ऐसे इन्वेस्ट करना है जिससे क्या हो, आरओआई मोर देन सीओडी। आरओआई मोर देन सीओडी क्या होता है वो समझाऊंगा, जल्दी से 1 मिनट कॉपी कर लो, फिर समझते हैं आरओआई और सीओडी क्या है। लीस्ट कॉस्ट एंड रिस्क, इतनी सुंदर राइटिंग समझ नहीं रही, चश्मा पहले बहुत अच्छी राइटिंग थी मेरी, खराब हो गई सीए करने की वजह से। अभी भी अच्छी तुमसे तो, लेकिन पहले मेरी इससे भी अच्छी थी। हाँ हाँ, मैंने बोर्ड तक इंक पेन से लिखा है भाई, स्टीफन से इंक पेन से लिखते थे हम पहले, कंपलसरी था 12th तक मैथ्स वाले बच्चे। हाँ तो राइटिंग बहुत अच्छी थी, फिर सीए में आते ही बॉल पेन से लिखा, तब से राइटिंग खराब हो गई पूरी। चले, लिखा, क्या करना है, पैसे को लाना है सबसे कम कॉस्ट और कम रिस्क में, फिर उसको ऐसी जगह लगाना है जिससे क्या है, आरओआई मोर देन सीओडी। अब एक बात समझना बेटा, ये आरओआई सीओडी क्या है, आरओआई का मतलब है सीओडी का मतलब है कॉस्ट ऑफ डेप्थ, आरओआई का मतलब है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सीओडी का मतलब है कॉस्ट ऑफ डेप्थ। बड़ा सीओडी आज से आपके लिए कैश ऑन डिलीवरी या कॉल ऑफ ड्यूटी नहीं है, सीओडी आज से आपके लिए क्या है, कॉस्ट ऑफ डेप्थ। समझा। अब कॉस्ट ऑफ डेप्थ का मतलब क्या है, सपोज करिए मैंने लोन लिया 10% पे, लोन लिया 10% इंटरेस्ट पे, तो दिस 10% इज माई कॉस्ट ऑफ डेप्थ। कि उधार लाने का पैसा क्या है, भाई 100 करोड़ तो मिले ना, एक्स्ट्रा क्या दे रहा हूं, ब्याज दे रहा हूं ना, इंटरेस्ट, तो दैट इज माई कॉस्ट ऑफ डेप्थ। नाउ व्हाट इज आरओआई, आरओआई इज कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया, जो पैसा आया उसको जहां इन्वेस्ट किया उससे कितना कमाया, समझा के, दैट इज नोन एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब मान लो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, 12%। तो कॉमन सी बात है ना, सक्सेसफुल कब हुआ है आप, कि जितने पे पैसा लाए उससे ज्यादा अगर आपने कमाया तो ही तो प्रॉफिटेबल हुआ ना आप, वरना प्रॉफिटेबल हुए क्या, मतलब मैंने 10% पे पैसा लाया, ये क्या हो गया, सीढ़ी, उसको जहां भी लगाया, मान लो उससे मैंने 14% कमाया, ये ज्यादा है तो ही तो सक्सेसफुल हुए भाई, वरना तो बेवकूफी हो जाएगी ना, कि 10% पे पैसा लगाया, कमाया 5% ही, तो 5% जो बच गया वो तो जेब से देना पड़ गया, उसको कमाना नहीं कहा, उसको बेवकूफी कही, बड़ा समझा गया। आपने कभी भी अपने घर में अगर बिजनेस है या पापा लोग की बातें सुनी है, मम्मी लोग की, तो हमेशा ये बोलते हैं, किसी को पैसा भी दे रहे होते तो इससे ये पूछते कितना टका देगा, कमा के कितना देगा ये बता, लैंग्वेज ये सुनी होगी आपने। वो क्योंकि ये क्या बात कर रहे हैं कि कमाएंगे कितना, अगर कहीं आपने सुना होगा ना म्यूचुअल फंड में भी लगा रहे हैं या कहीं भी लगा रहे हैं, तो हर जगह ये बोलते हैं रिटर्न कितना मिलेगा, कितना परसेंट
रिटर्न मिलेगा। बैंक भी बेटा इसी पे काम करती है, बैंक भी इसी कॉन्सेप्ट पे काम करती है। कैसे समझो, ये है बैंक, ठीक है, चश्मा नहीं पहना ना इसलिए। भव्या ने मान लो बैंक के अंदर डिपॉजिट किया, भव्य ने बैंक के अंदर पैसे डाले मान लो, ये भव्य का खाता है, भव्य ने 100 करोड़ बैंक के अंदर डिपॉजिट करे, ठीक है। भव्य को बैंक कुछ इंटरेस्ट देगी क्या? देगी ना, सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट देगी मान लो, और बैंक सेविंग पे बहुत कम इंटरेस्ट देती है, 2 से 3% केवल इतना। अच्छा, बैंक को जो 100 करोड़ मिले उस पर बैंक कितना परसेंट दे रही है? 2 से 3%। कहना है से ये बैंक का सीओडी है। बैंक को जो 100 करोड़ मिला कितने पे मिला? 2-3% पे मिला। क्या ये बैंक का सीओडी है? ये 2-3% भव्य का क्या है? आरओआई। लॉजिकली अब चेकिए, अब बैंक क्या करती है, बैंक इस पैसे को अपने पास नहीं रखती है, जो इसके पास पैसे आया इसी को एज अ लोन दे देती है, इसी को एज अ लोन दे देती है। अरे हाँ की ना, गेटिंग इट। अब भव्य से 100 करोड़ आया, बैंक क्या करेगी, एक परसेंटेज काटती है जिसको हम कहते हैं एलआरआर। अभी मनी एंड बैंकिंग के अपने इकोनॉमिक्स में, मनी एंड बैंकिंग हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में, मैक्रो में आपके ये है कि कैसे वर्क करता है, अभी शॉर्ट में समझो, थोड़ा सा काटती है और वो पैसा बाहर दे देती है। तो बैंक ने दिया भव्य को, सॉरी ग्रंथ को 100 करोड़ दे दिए मान लो, कितने दिए? 100 करोड़। भव्य ग्रंथ इस पे इंटरेस्ट देगा क्या बैंक को? देगा ना, इंटरेस्ट देगा 9 से 10% करीबन, ठीक है क्या? ये बैंक का क्या हो गया, ग्रंथ का तो क्या हुआ, सीओडी। अब बैंक ने क्या किया देखो, कितने पे पैसा लिया? 3%। वो पैसा कितने पे चला दिया? ये हो गया आरओआई, ये हो गया सीओडी। क्या 10% इज मोर देन 3%? ये 60% पे ही तो बैंक कमा रही है। ये 60% को हम कहते हैं बैंक की टर्म्स में स्प्रेड। क्या कहते हैं? स्प्रेड। ढंग से समझेंगे जब बैंकिंग पढ़ेंगे। समझा क्या व्हाट इज आरओआई एंड सीओडी? चलिए जल्दी से 2 मिनट, क्या क्या किया रिवाइज करते हैं। फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस बोले तो मनी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटीज, इट इज रिक्वायर्ड फॉर expansion, growth, establishment, running. Fixed capital, working capital. That's why adequate finance is required for survival and growth. But survival मतलब revenue is equals to cost. फिर हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सबको डेफिनेशन बोलनी है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ फंड्स, इन्वॉल्व्स डिसीजन रिलेटिंग टू कितने डिसीजन? 3। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग टू द ओनर्स। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स कौन सा डिसीजन? फाइनेंसिंग। इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कौन सा डिसीजन? डिविडेंड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग टू द ओनर्स, डिविडेंड डिसीजन। दो एस्पेक्ट्स क्या कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट, ऑप्टिमल यूजेज। ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट मतलब सर इवेल्युएट करना डिफरेंट सोर्सेज को, सेलेक्ट करना द सोर्स विद लेस कॉस्ट एंड लीस्ट रिस्क। फिर ऑप्टिमल यूजेज मतलब सर उसको ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देना सो दैट आरओआई इज मोर देन, आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सीओडी मतलब कॉस्ट ऑफ डेट। समझा सबको? पक्का? चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल, बाय बाय।